फर्स्ट क्लास के डिस्कशन में टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बताए। क्या जितने भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना कुछ करते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। तो जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो कितने तरह का होगा? 2। कौन कौन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो काम जो हम अपने फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, लव, अफेक्शन, पैट्रियोटिज्म और किसी भी पर्पज से कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक है, यानी पैसे कमाना जिसमें मकसद नहीं है। वो सारा एक्टिविटीज कैसे एक्टिविटीज के कैटेगरी में डाले जाएंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहेंगे फिर? इसमें वो सारे एक्टिविटीज आ जाएंगे जिसका ऑब्जेक्टिव होगा पैसा कमाना, लाइवलीहुड अर्न करना। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, कोई क्या कर रहा है, किसी क्या जॉब कर रहा है ना, कोई मजदूरी कर रहा है। दीज आर ऑल व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज अगर परफॉर्म किया जा रहा है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऐसे एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? ये था पहला पॉइंट का डिस्कशन। उसके आगे आपको बताया गया बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के बारे में बताया गया कि बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है, जहां पे कोई इंडिविजुअल क्या करता है, कोई गुड्स बना करके बेचता है या कोई गुड्स खरीद करके ला करके बेचता है ना, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये काम वो रेगुलरली कर रहा होता है ना। सारा रिस्क खुद देखता है, यानी रिस्क बेयर करता है बिजनेस का जो ओनर है ना, और उसके बदले में जो रिवॉर्ड है, प्रॉफिट, वो भी किसको मिलता है? बिजनेस के ओनर को ही मिलता है। तो बिजनेस के बारे में डेफिनेशन सीधे सीधे आ गया कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच इज परफॉर्म्ड रेगुलरली इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, है ना। और इस एक्टिविटीज में क्या होता है बेसिकली? इन बिजनेसेस क्या करते हैं हम? गुड्स को मैन्युफैक्चर, गुड्स और सर्विसेज को बना के बेचते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड और परचेज्ड एंड सोल्ड। या तो खरीद के बेचेंगे या बना के बेचेंगे, है ना। ये है बिजनेस के बारे में, ये एक डेफिनेशन आया था। उसके अलावा बिजनेस के फीचर्स उसी में से निकल के आ गए कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? जो रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस में होता क्या है? रिस्क होता है ना। बिजनेस में रिटर्न प्रॉफिट है ना। उसके अलावा आपने जाना कि बिजनेसेस के बारे में कि बिजनेसेस में कुछ बना करके बेचा जाता है या खरीद के ला के बेचा जाता है। इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। बनाकर बनाना, गुड्स को बनाना या खरीद के लाना, और दूसरा पार्ट हो गया गुड्स को, जो बनाया गया गुड्स है उसको बेचा जाना प्रॉफिट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर द नीड ऑफ दिस सोसाइटी, सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने। सही है। तो ये फीचर्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने सारे। उसके बाद आ गया कि चलो ठीक है, बिजनेस सब लोग तो बिजनेस नहीं करते, प्रोफेशन में भी लोग जाते हैं। अब प्रोफेशन क्या है तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, दैट इट इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, where a person who is performing that profession needs to have knowledge and skill to do that profession। उस प्रोफेशन को करने के लिए वो इंडिविजुअल जो उस प्रोफेशन में है उसे क्या चाहिए? नॉलेज और स्किल चाहिए, एज वेल एज सर्टिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर्टिफिकेशन चाहिए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। एंड क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एंड while performing the profession what the person gets, क्या मिलता है उसे? फी मिलता है, फीस अर्न करता है। फीस इज द अर्निंग ऑफ दैट प्रोफेशन, है ना। तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज था। थर्ड क्या आया? एम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है ना। और उसके अलावा पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इनमें कंपैरेटिव डिस्कशन किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। लेक्चर वो ऑलरेडी होगा आपका ग्रुप में शेयर कर दिया है और एप्लीकेशन पे भी अपलोडेड है। आप सब लोगों को में से बहुत सारे लोगों को एक्सेस मिल गया है, कुछ लोगों को एक्सेस अगर नहीं मिला है ले लीजिएगा, वहां पे आपका सारा लेक्चर्स मिल जाएगा। अच्छा, ऐप पे जो बिजनेस स्टडीज का लेक्चर मिलेगा, एक पुराना लेक्चर होगा जो चैप्टर वाइज चला है, नया लेक्चर जो अपलोड कर रहे हैं उसमें हमने हेडिंग डाला हुआ है। अब जैसे पहला क्लास में डिस्कस हुआ एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और डिफिनेशन ऑफ बिजनेस, तो हेडिंग में ही मिल जाएगा। दूसरे क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा कम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो वो वहां पे मिल जाएगा। और थर्ड क्लास जो कि आज है बिजनेस स्टडीज का, उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? इंडस्ट्री। व्हाट इज इंडस्ट्री? देखो इंडस्ट्री दो सेंस में यूज होता है। ये जो टर्म इंडस्ट्री है ये कितने सेंस में इस्तेमाल होता है? दो सेंस में। लिखते भी चलिएगा आप लोग। इंडस्ट्रीज को दो सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वर्ड है इंडस्ट्री, दो सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं।
एक तो वो सेंस है जहां पे हम किसी भी रिसोर्सेस को कुछ यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करते हैं, यानी किसी चीज से किसी चीज को बनाया, वी क्रिएट समथिंग फ्रॉम समथिंग। सो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें पहला ही बताया है, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मतलब जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा, किस लिए इन्वॉल्व होगा, पैसे कमाने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, है ना। अब उसके आगे फर्दर पॉइंट कह रहा है, विच आर कनेक्टेड विद, इंडस्ट्रीज जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो कह रहा है ये जुड़ा हुआ है कन्वर्जन से। किस चीज के कन्वर्जन से, तो कह रहा है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, उन रिसोर्सेज से यूजफुल गुड्स के कन्वर्जन का। यानी इंडस्ट्री में क्या होता है, रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स, इंपॉर्टेंट गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी रिसोर्सेज आता है उसको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्री है, तो फर्नीचर इंडस्ट्री में वुड आएगा, वुड इज द रिसोर्सेज, और उससे क्या मैन्युफैक्चर होगा, फर्नीचर, है ना। तो रिसोर्सेज को क्या किया गया, सम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिसके बारे में हम वन टू वन करके आगे डिस्कस करेंगे इन दी कैटेगरीज, इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन आ गया, इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और ये जुड़ा हुआ है कन्वर्जन से। किसके कन्वर्जन से, रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड। यानी जब कोई भी रिसोर्सेज को किसी यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो समझ जाइए कि वो इंडस्ट्री है। अब ये कन्वर्जन दो दो तरीके से किया जाता है, यानी किसी भी रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है मशीन्स और इक्विपमेंट्स, इसलिए वो टर्म यूज हो रहा है ना, मैकेनिकल अप्लायंसेस यूज हो रहा है ना, मैकेनिकल अप्लायंसेस। क्या मतलब हुआ, मशीनरी। हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं ना कि मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज से किसी चीज को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो इंडिविजुअल उन मशीन्स, उन इक्विपमेंट्स को हैंडल कर रहा होता है, उनके पास उसको चलाने का नॉलेज है, उस इंडस्ट्री में काम करने का जो नॉलेज और स्किल चाहिए वो है ना, यानी टेक्निकल स्किल्स। तो यहाँ पे बात आ रही है, द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इन विच, यानी इंडस्ट्री टर्म वहां पर भी इस्तेमाल होता है, उन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर मैकेनिकल अप्लायंसेज यानी मशीनरीज का इस्तेमाल हो रहा है एंड टेक्निकल स्किल्स का। हम किसी इंडस्ट्री में चले गए, क्या हो रहा है, मशीनें लगी हुई और देख रहे हैं कुछ एक्सपर्ट है। अब कोई लेमैन तो जाके उन मशीनों को नहीं ना चला सकता, जी जो लोग उन मशीन्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, दे हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, तभी वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। These activities related to producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आया, कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है ना, इनमें वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाते हैं, इंडस्ट्रीज में वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाते हैं जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद है गुड्स का प्रोसेसिंग, यानी एक चीज से दूसरी चीज को बनाना, गुड्स का प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जिसको हम कहते हैं पशुपालन, ये भी इंडस्ट्री समझ में आ रहा है। यानी ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल इज आल्सो पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है किसी चीज का, किसी एक चीज से किसी दूसरे चीज को बनाया जा रहा है, प्रोसेसिंग ऑफ समथिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, किसी गुड्स का प्रोसेस हो रहा है, एंड ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो अगर कोई पूछेगा कि अच्छा इंडस्ट्री में बताओ कौन कौन से एक्टिविटीज आ जाते हैं, क्या क्या होता है इंडस्ट्री में, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ चीजों से कोई कुछ गुड्स को किसी दूसरे गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, है ना।
समथिंग इज कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग, वन थिंग इज कन्वर्टेड इनटू अनदर थिंग, एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा एंड स्टील में जहां पे स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, दे आर यूजिंग दी आयरन ओर, है ना, जो रॉ मटेरियल है आयरन ओर का इस्तेमाल करके उन्होंने स्टील बना दिया, अब स्टील बना के मार्केट में सप्लाई कर दिया। देयर आर अदर इंडस्ट्री जो इस स्टील को खरीद रहे हैं और उससे फिर यूजफुल प्रोडक्ट अलग से बना रहे हैं, है ना, लाइक घर जनरली यूज के लिए जो भी बर्तन वगैरह है, हो सकता है कोई इंडस्ट्री वो स्टील का इस्तेमाल करके वो सब बना रहा हो, कोई इंडस्ट्री हो सकता है कि उस स्टील का इस्तेमाल करके फर्नीचर बना रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो यहीं पे वो बात आ गई कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज है ना, यानी इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज परफॉर्म इंक्लूड होता है जहाँ पे प्रोड्यूस और प्रोसेस किया जा रहा है गुड्स को, ठीक है। एक इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस और प्रोसेस किया, वही दूसरे इंडस्ट्री का हो सकता है क्या हो, रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरा इंडस्ट्री उन गुड्स पे इस्तेमाल कर रहा हो। तो पता चला क्या है, इंडस्ट्री में क्या किया जा रहा है, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ गुड्स को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, नो, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री। और ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल को हम सीधे शब्दों में क्या बोलेंगे, पशु पालन। क्लियर है, आगे चलो। ये तो हुआ एक सेंस में डेफिनेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसमें रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स ये भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये एक डेफिनेशन है। अब दूसरा डेफिनेशन, इंडस्ट्री एक और सेंस में यूज होता है, जैसे समझे स्टील इंडस्ट्री, जब हमने कहा स्टील इंडस्ट्री तो एक ग्रुप ऑफ फर्म, एक ग्रुप ऑफ फर्म जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, अभी हमने क्या बताया, स्टील इंडस्ट्री, तो क्या स्टील की कंपनी कितनी सारी होंगी इंडिया में, जो हम कह रहे हैं स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील कंपनी हो गई, सेल ऑफ यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, उसी तरीके से जिंदल स्टील कॉर्पोरेशन हो गया, ऐसे करके कई सारी कंपनियां है ना, ये सब का सब कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, स्टील इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ना स्पेसिफिक अगर बहुत सारे फर्म सेम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी इज दैट क्लियर। यानी इंडस्ट्री दो सेंस में यूज हो रहा है, पहला सेंस है एक्टिविटीज के हिसाब से डिफाइन हुआ, क्या क्या परफॉर्म हो रहा है तो वो इंडस्ट्री है, एक गुड्स से दूसरे गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स, है ना, इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। दूसरी तरफ क्या बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री, द टर्म इंडस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू मीन, यानी इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल एक और पर्पस के लिए होता है, क्या है वो पर्पस, देखिए, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। बॉक्स में लिख लो, इंडस्ट्री में ये भी यूज होता है, इंडस्ट्री डैश दे करके ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। Group of firms producing similar or related goods. Group of firms producing similar or related goods. अभी सिर्फ फ्राइडे सैटरडे को दिल्ली पर जानबूझ के कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज अगर स्टार्ट से अगर स्ट्रिक्ट चलेंगे तो आप लोग पता चलेगा कि 2 महीने में बिजनेस स्टडीज का 80% सिलेबस खत्म हो गया, स्टूडेंट लोग अभी भी एडमिशन ही ले रहे। इस वजह से जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच में कंप्लीट हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग डेली रेगुलर क्लासेस, वन ऑफ अकाउंट्स अनदर ऑफ, ठीक है, 25 मिनट्स 30 मिनट्स का क्लास है, 20 से 25 मिनट चल रहा है, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं, बाकी अकाउंट्स यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए, द टर्म इंडस्ट्री आल्सो रेफर्स टू ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब आगे चलेंगे, हेडिंग बना दीजिए, लिखिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लिख लिए। अब उसमें ना एक एरो दो और उसको 3 पार्ट में स्प्लिट करो, एरो देकर के 3 पार्ट में स्प्लिट करो, ऐसे एरो दिया, 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले पार्ट में लिख लीजिए, फर्स्ट एरो के नीचे लिख लीजिएगा प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज।
लिखिए। उसके बाद में लिखो, सेकंड वाले में लिखो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। उसके बाद लिख लीजिएगा टर्शियरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इतने पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी किसे बोलेंगे, टर्शियरी किसे बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री फिर कितने तरह का है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री के नीचे ना आप लिख लीजिए दो पार्ट में। प्राइमरी इंडस्ट्री के नीचे फर्दर एरो दे दीजिए स्ट्रेट। देखिए कैसे स्ट्रेट दीजिएगा, एक एरो दो एरो ऊपर नीचे। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री के इस तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री लिखा हुआ है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप लोगों ने लिखा प्राइमरी इंडस्ट्री, तो उसके नीचे ऐसा एरो। और नाम लिख लोगे एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, ये देखो एक्सट्रैक्टिव है यहाँ पर, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दिख रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। और उसके बाद नीचे लिख लोगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर आ जाइए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के नीचे लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग लिखा ना, और मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर समझिए जैसे आपने लिख लिया मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के नीचे फिर ऐसे एरो दे दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग लिखा और फिर इसके नीचे से ऐसे एरो दे दीजिएगा, चार पार्ट में स्प्लिट कर, चार पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग लिखा ना, मैन्युफैक्चरिंग के नीचे से एक लाइन ले लीजिए। हाँ एग्जैक्टली, अब उसको चार लाइन, चार पार्ट में कन्वर्ट कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग देखिए, उसमें लिखिए पहले एरो के सामने एनालिटिकल इंडस्ट्री। देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे लिखा, एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री लिखिए। एनालिटिकल के बाद जाइए, उसके नीचे लिखिए सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सेकंड एरो में सिंथेटिकल इंडस्ट्री। लिख लिए, बिजनेस स्टडीज इसका कॉपी अलग हो गया सबका। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के साथ नेक्स्ट पेज उसके लिए छोड़ देना अपने डेफिनेशन के लिए। ठीक है, और अपना डेफिनेशन डिफरेंट कलर पेन से यूज करना। ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चले ना, ये बुक का है ये आपका है। ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री के बाद नीचे लिखिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड फोर्थ वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। देखिए, अब देखो प्राइमरी हो गया, टर्स सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में हमने एक एरो दे करके लिया है क्या, मैन्युफैक्चरिंग लिया ना, फिर उसी उसी लाइन को यानी मैन्युफैक्चरिंग जो आपने लिखा है सेकेंडरी के नीचे से जो लाइन गए है इस तरीके से सेकेंडरी लिखा होगा और एक लाइन ले गए और यहाँ पर डैश देके लिखा मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और यहाँ से चार एरो स्प्लिट हो गया, इस एरो को यानी पहला वाला जो है इसको एक्सटेंड करके फिर लिखो कंस्ट्रक्शन। समझ गए ना कौन सा एरो एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करके लिखो कंस्ट्रक्शन।
ये जो छोटा बिजनेस स्टडीज में एक चीज याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। इंडस्ट्री कितने तरह का है माइंड में आ जाए पॉइंट वाइज, जब आपके नाम आ जाएगा ना माइंड में, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता दोगे। उतना तो इतना इस लेक्चर में जो क्लास में चल रहा है वो तो आ ही जाए, ठीक है, लेकिन नाम याद होगा, ठीक है। लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिख लीजिए, और उसके बाद फिर लास्ट वाले में टर्शियरी इंडस्ट्रीज लिख दीजिए। टर्शियरी इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्री तो लिखा हुआ है ना, हाँ, ब्रैकेट में उसके लिख लीजिए सर्विस सेक्टर, सर्विसेज, सर्विसेज यानी बेसिकली टर्शियरी इंडस्ट्री जो है ना सर्विसेज। 50 क्लास टोटल इसमें लगता है, पूरे बिजनेस स्टडीज में 50 क्लास जाता है ऑलमोस्ट। 10 चैप्टर है, हर चैप्टर में 5 क्लास जाता है। तो अभी तो स्लो ही चलेगा, मतलब मान के चलो कि 2 महीने, 1 महीने में 8 क्लास, यानी 8 में 16, 8 से 24 मैक्सिमम जा पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, सही है, लिख लिए। अब कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, अब ये जो इंडस्ट्री को तो हमने मोटे मोटे तौर से डेफिनेशन ले लिया, इंडस्ट्री को कैटेगरीज ले लिए इंडस्ट्री के, अब उनको हम नाम वाइज समझ लें। जैसे सबसे पहला आया प्राइमरी इंडस्ट्री ना, तो प्राइमरी इंडस्ट्री किसे बोलेंगे, प्राइमरी सबसे स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग इंडस्ट्री वो है। एक चीज पता है ना कि इंसान कुछ से कुछ बनाता है, यानी फॉर ह्यूमंस, कहता है ना ह्यूमन, इंसान की एक खासियत है कि कुछ बना सकता है, वी कैन क्रिएट समथिंग फ्रॉम समथिंग, ये हमारी खासियत, वी कैन नॉट क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, ये हमारा लिमिटेशन, समझ में आ रहा है। एंड जो नेचर से हमें मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेचर, साइंस बोलती है नेचर, खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। रिलीजन इसको बोलता है द क्रिएटर, द सुप्रीम पावर हु इज डूइंग ऑल थिंग्स। साइंस का एक नजरिया है कि नेचर, उसने भी गॉड को डिस्कवर नहीं किया, निगेट भी नहीं करती, मतलब ना भी नहीं बोलती और एक्सेप्ट भी नहीं करती, दोनों बातें, ना तो मना कर रही है और ना ही एक्सेप्ट कर रही है। साइंटिस्ट लोग दो हिस्सों में हमेशा बटे हुए हैं, एक बोलते हैं और एक बोलते हैं नहीं है, ये रियलिटी है। ये साइंटिस्ट का, ये दुनिया के हर कोने में आप चले जाओ, कुछ लोग बोलेंगे है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, है ना। ये इंसान का एक खास करके एक क्वालिटी है उसके अंदर। अगर आप और हम अपने लाइफ को ऑब्जर्व करें, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, टेल मी दैट 2 टाइम्स, वो 2 वक्त बताइए जो आपके बस में नहीं है, सारे इंसान के बस में नहीं। क्या? डेथ और बर्थ, एग्जैक्टली, बर्थ एंड डेथ आपकी मर्जी से होता है क्या? हाँ, अगर मर्जी से होता तो सब चाहता कि अंबानी अडानी और पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा हो, पूरा दुनिया घूमे सैर करे, होता है क्या? नहीं होता ना। एंड डेथ, ये आपकी मर्जी से नहीं होता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई सुसाइड कर लेते, ये वो, ठीक है, इवन योर सुसाइड्स इज ऑल्सो डेस्टिन्ड, राइट। अब आते हैं वापस से, इन 2 वक्त को छोड़ दो, बाकी अपने बच्चे को भी ऑब्जर्व करो, वो अपना मनवाता है कि नहीं, छोटा बच्चा भी अपना मनवाता है कि नहीं, यानी फितरत इंसान का कैसा है, फ्री है, वो जो चाहे कर सकता है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ चॉइस 2 वक्त में नहीं है, बर्थ के समय नहीं है, डेथ के समय नहीं है। जेफ बोज दुनिया का टॉप रईस में आता है, अभी उसने कई $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, किस लिए? एंटी एजिंग इंडस्ट्री, यानी बूढ़ा ना हो, ऐसी इंडस्ट्रीज में वो पैसा लगा रहा है। और ये नया नहीं है, हर राजा महाराजा जो कभी गुजर चुके, जो पूरी दुनिया में राज करते थे ना, उनका भी एक ख्वाहिश था, अमृत, वो क्या कहते हैं, अमर हो जाने के लिए कोई अमृत पी ले, है ना, ये ख्वाहिश रहा है ना। लेकिन डेथ इज ए रियलिटी, डेथ इज ए रियलिटी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपने आप के सामने हम देखते हैं, कुछ लोग आए चले, और डेथ भी सर्टेन नहीं है कब आ जाए,
है ना रियलिटी। और ये दो टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है, बाकी बीच का सारा लाइफ आप अपनी मर्जी चला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो। अच्छा, इसको थोड़ा सा भी एक साइड रखो और दूसरे साइड लेकर के आओ किस चीज को, टेक एनी एनिमल्स, लेट अस टेक काउ। काउ एक एनिमल है, क्या खाता है वो, घास फूस खाता है, पता है ना। कभी उसको मीट खाते हुए देखो, नहीं ना। यानी वो अपनी मर्जी, फ्रीडम नहीं है उसके पास। उस वो एक क्रिएचर है, जिस तरीके से उसको बनाया गया है, उसको जो जितने काम दिए गए हैं उतना ही कर रहा है। सूरज क्या काम है उसका, लाइट पास ऑन करना, इंटायर यूनिवर्स को उतना ही कर रहा है। कभी देखे हो कि सूरज जो है अपने मर्जी से एकदम अर्थ के इतने करीब आ जाए कि सबको सबके खटिया खड़ी कर दे, ऐसा हुआ है क्या, नहीं ना। चांद के साथ ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब सोच लो, इंसान को छोड़ दो, अलग रख दो, बाकी सारे क्रिएचर्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, बाकी सारे क्रिएशन को, तो क्या देख रहे हैं, दे हैव सम सर्टेन लिमिट्स, है ना, एंड दे आर फॉलोइंग दैट लिमिट्स। लेकिन इंसान के साथ क्या है, फ्रीडम मिला है। दिस इज व्हाट इज यूनिक विद अस। अब इस यूनिकनेस के साथ हमें क्या करना था, यह यूनिकनेस क्यों है, बिकॉज लाइफ इज अ टेस्ट। ये यूनिकनेस क्यों है, क्योंकि हमारे लिए, इंसानों के लिए ये लाइफ एक टेस्ट है। और हम टेस्ट किस चीज का दे रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं हम इस लाइफ में कि हम अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान। अच्छाई भी है सोसाइटी में, बुराई भी है, लोग अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। अच्छा करने वाले भी अपनी मर्जी से अच्छा कर रहे होते हैं, बुरा करने वाले भी अपनी मर्जी से ही बुरा कर रहे होते हैं। उनको पता ही गलत है, ऐसा नहीं है। जो क्रिमिनल है, जो किसी का मर्डर कर रहा है, उसको क्या नहीं मालूम है कि गलत है, पता रहता है ना, पता रहता है कि गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है। मतलब क्यों, क्योंकि उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिला है, फ्रीडम ऑफ विल है उसके पास। हर इंसान के साथ ये तो यहाँ पर भी लागू होगा ना। जब क्रिएटर ने ही उसको ऐसा बनाया है, तो चाहे तो क्रिएटर को माने, चाहे तो, क्योंकि ऐसा वो कर सकता है। अगर सपोज करो फॉर द टाइम बिंग कि हम भी वैसे ही होते जैसे गाय है, मतलब एकदम बिल्कुल प्लान्ड क्रिएचर, कि इतना ही करना है, उस क्रिएटर में मानना ही मानना है, तो कोई डिनाई कर सकता था, नहीं कर सकता। दिस इज द टेस्ट। और उस टेस्ट का सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, दैट ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, वी हैव गुड, वी हैव बैड। ये पूरा इंटायर क्रिएशन जो है ना, यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के साथ आप उठा करके देख लीजिए, तो ये दो चीजों का मिक्सअप है। कहीं पे कोई चीज बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट, और कहीं पे बिल्कुल मेसी है, नहीं, दोनों चीज मिलता है ना हमको। एक, किसी किसी एरियाज में चले जाओ, वाह क्या क्लाइमेट है, ऐसा लगेगा हेवन में आ गए। और किसी एरियाज में चले जाओ, कहाँ आ गए, लगता है हेल में आ गए, है ना। यानी ये पूरा का पूरा क्रिएशन जो है, ये पूरा अर्थ जो है, ये दो चीजों का क्या है, मिक्सअप है, गुड एंड बैड। एंड टेस्ट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग होता है। खैर आगे चलें, फिर कभी इस पर और अगला डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रहा है, हम इसको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि नेचर की जब बात होती है, तो नेचर का मतलब हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे ही है, वही हो रहा है। देयर इज ए, अगर कोई चीज क्रिएटेड है, मतलब कोई चीज बना हुआ है, लाइक दिस फर्नीचर जिस पे आप बैठे हुए, बनी हुई चीज है। अब हम बोलेंगे ऐसे ही अपने आप आके लग गया है, तो क्या मानोगे, बोलेंगे सब तो गए, दिमाग खराब हो गया सब, है ना। सोचो, जस्ट इमेजिन, इस क्रिएशन को देखो, इंटायर क्रिएशन, सन, अपने सोलर सिस्टम को ही ऑब्जर्व करो ना, फॉरगेट द इंटायर यूनिवर्स, जस्ट टेक आउट योर ओन सोलर सिस्टम। ऐसा नहीं लगता कि प्रॉपर अरेंजमेंट है, ऐसे ही हो गया होगा, लगता है कैसे ही हो गया होगा। इसको डिफाइन कर दे कि हाँ अपने अपने आप हो रहा है, अपने आप, क्योंकि हम देखते नहीं ना होते हुए, या किसी को वो ऑर्डर पास करते हुए नहीं देख रहे होते, तो हम बोलते हैं अपने आप हो रहा है, बिकॉज दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, तो कह रहे क्या ये अपने आप हो रहा है ना। अगर मशीन से कोई चीज निकल के आ रहा है, तो हम बोलेंगे अपने आप निकल रहा है, लेकिन अंदर में मशीन फंक्शन कर रहा है ना, उस फंक्शनिंग के पीछे कोई कमांड देने वाला है ना। बात समझ आ रहा है। तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करानी है, वो रिसोर्सेज जिसको हम अगर ये कहें साइंस की भाषा में, तो जो अपने आप हुआ है, अपने आप मिला है, पहले से पड़ा हुआ है,
और अगर हम इसको थोड़ा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कहेंगे जिसको क्रिएटर ने दिया है, बनाया है। एवरी क्रिएटेड थिंग, जितनी भी चीजें हमें नजर आ रही है उसे बनाया है किसी ने, जिसको आप सुप्रीम पावर कहो, लॉर्ड कहो, गॉड कहो, जिस नाम से पुकारो, नाम कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हम और आप जो नाम चाहे दे सकते हैं। लेकिन उसने जो ये नेचुरल रिसोर्सेज दिया ना, उस नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, निकालना, जैसे हम कोयला निकालते हैं कोयले की खान से, है ना, तो कोयले की खान क्या किसी इंसान ने बनाया? क्या इंसान ने बनाया? नेचर से मिला, क्रिएटर ने ऑलरेडी उसको एक प्रोसेस में डाल के छोड़ दिया है। किसके लिए? फॉर अस यूरेनियम। अभी इंसान का इतिहास इतना पुराना नहीं है ना, उससे पहले यूरेनियम एग्जिस्ट कर रहा था ना। लेकिन हमको शुरुआत से उसकी जरूरत, तो हमने उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाया। आज जरूरत है तो दिमाग लगा रहे हैं। सूरज तो कब से था, कई कई करोड़ साल से सूरज है, लेकिन क्या सोलर एनर्जी शुरू से है? अब हमें हमारी जरूरत पता चली कि तो जमीन के नीचे तो जो तेल है वो तो खत्म हो रहा है, गैस खत्म हो रहा है। व्हाट वी नीड, क्या चाहिए हमें? कोई नया एनर्जी चाहिए। अरे इतना बड़ा तो है, इतने सारे सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकता है? लोग लगे डिस्कवर हुआ सोलर एनर्जी। जब हमारी जरूरत पड़ी है तो हम उस तरीके के सोर्सेस, कहते हैं ना कि ये इतनी आबादी है, बढ़ रही है, अर्थ सस्टेन नहीं कर सकेगा। देखो ये सब वो लोग कहते हैं जो रूल कर रहे हैं। रूल मतलब समझ रहे, इंसान के ऊपर इंसान ही हुकूमत कर रहा है, इंसान के ऊपर इंसान का ही हुकूमत चल रहा है। गवर्नमेंट हम ही चुन के भेजा है, वही हुकूमत कर रहा है हमारे ऊपर। तो वो अपने नजरिए से देखता है और बोलता है कि इतनी सी तो चीज ही है और इतने सारे लोग हैं, कैसे होगा, और आबादी बढ़ती जा रही है, पागल हो जाते कि नहीं? ये बात कई साल से पहले से बोला जा रहा है कि इतनी आबादी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ा इंडिया का, 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 1947 के टाइम पे इंडिया का जितना पॉपुलेशन था, उस समय हम भूख मरते थे। इंडिया में भूख मरी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरा हाल कर रखा था। जितना बुरा हाल मुगलों के काल में नहीं हुआ है ना, मुगलों के काल में तो इसको सोने की चिड़िया का टाइटल मिला है। वो अलग आज हिस्ट्री लिखा जा रहा है, अलग बात है, आप लोग पढ़ के निकले होंगे। द टाइटल वॉज गिवन गोल्डन बर्ड। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे, यानी हमारे देश का जो इकोनॉमी था ना वो वर्ल्ड फेमस था, इसलिए ये टाइटल मिला था। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। तो जो ब्रिटिशर्स का जो 200 ईयर्स का जो रूल चला है ना, उसमें बर्बाद किया है पूरे। तो इस स्थिति में हम थे कि हम अपने पॉपुलेशन को अच्छे से खिला भी नहीं सकते। एक टाइम ऐसा भी हम लोगों ने देखा है इंडिया में कि भूख से कई करोड़ लोगों का जान गया। आज जाता है क्या? आज तो पॉपुलेशन उससे ज्यादा है ना, लेकिन जान जाता है क्या? नहीं ना। आज तो हालत ये है ना कि बहुत सारी चीजें सड़ा दी जा रही है, बहुत सारे अनाज बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, सड़ा दिए जा रहे है कि नहीं रियलिटी? इसका मतलब ये हुआ ना कि द प्रॉब्लम इज नॉट द रिसोर्सेज, द प्रॉब्लम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विच वी आर हैविंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉब्लम है, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है यहाँ, किसके जिम्मे में है? हम और आपके जिम्मे में। तो गड़बड़ हम कर रहे हैं कि गॉड कर रहा है? हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल गया, फ्रीडम ऑफ विल पावर मिल गया ना, तो चाहे हम रूल करें चाहे जो करें। खैर, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन आता है। तो नेचर से हमें दो चीजें मिली है, एक तो जितने भी जैसे आयरन ओर्स हो गए, जैसे कोयला हो गया, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। और दूसरी तरफ एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। दो चीज का हम इस्तेमाल, जितने भी रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे प्लांट हो, फिर चाहे एनिमल्स हो, फिर चाहे आप चले जाओ इस तरफ, इन सब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आपको क्या लगता है माउंटेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्या जवाब दोगे? नॉन लिविंग है, क्योंकि हमें नॉन लिविंग पढ़ाया गया, नॉन लिविंग है। माउंटेन्स भी लिविंग है और उसका भी डेथ होता है। जिंदा पहाड़ और मुर्दा पहाड़ नहीं। आप उठा करके देखोगे, जो बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं ना, जो ग्रीनिश होते हैं, ग्रीनिश टाइप के होते हैं, और उनके अंदर चेंजेस हो रहा होता है। लिविंग का खास बात क्या है? चेंजेस होना, है ना। चेंज होते 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 एक लिमिट में पहुंच गया, क्या उसमें चेंज होना खत्म, डेड। और ऐसे ही डेड, जब वो डेड हो जाएंगे तो डेड होने के बाद क्या होगा, वो सूरज की रोशनी से वो कार्बन कंपोनेंट में कन्वर्ट होते 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 क्या बनेंगे?
भाई हम इस्तेमाल करते हैं, कोयला है, ये है वो है, दूसरा समझ में आ रहा है। ऐसे तो इतने सारे पहाड़ है ना, सब 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 क्या डेथ हो गया सबका, लेकिन होगा, लाइफ पीरियड उसका ज्यादा है कंपेयर टू बी ह्यूमंस। हमारा आँख थोड़ा कम देखता है ना, हमको लगता है कि बस हम ही लोग मरते और जीते, पेड़ पौधा तो मरता जीता है ही नहीं, सिर्फ जानवर ही मरता है, पेड़ पौधा नहीं मरता है क्या? प्लांट्स इवन दे हैव लाइफ, इवन दे टॉक, मालूम है? साइंटिफिक बात बता रहा है, हवा में बात नहीं बता रहा है, ये रियलिटी है। प्लांट्स पेड़ पौधे भी मतलब दे ऑल्सो फील द पेन, बट द वॉइस दे रेज वो हमारे ऑडिबल साउंड के, इंसान का ऑडिबल साउंड का रेंज पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में, नहीं पढ़ा? साउंड चैप्टर पढ़े थे, वहां पे बताया गया था कि इतना डेसिबल से इतना डेसिबल तक ही हम सुन सकते हैं, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर नहीं, पढ़ा है? तो क्या इसके नीचे साउंड नहीं है, या इसके ऊपर का साउंड नहीं है ना? हम नहीं सुन सकते, और अगर हम सुनना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जो उस लेवल के साउंड को कन्वर्ट करके हमारे ईयर्स तक पहुंचाए, हमारी लिसनिंग कैपेसिटी। बात समझ में आ रहा है? खैर ये ह्यूमन लिमिटेशन पे बात हो गई। तो इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसे, इसमें आ गया दो चीज, तो हम नेचुरल से दो चीजें हमें मिल रही, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे और एक दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे। दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे आ जाइए, दीज इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज में वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाते हैं विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो किससे जुड़ा हुआ है? एक्सट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, दो चीजें। कुछ चीजें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे पहाड़ हम नहीं बना रहे, तो खुद हो रहा है, और फिर हम डिस्कवर करते हैं अच्छा यहाँ से कोयला निकलेगा, वी आर गेटिंग गोइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इट, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप आ जाइए, एनिमल्स, एनिमल्स को अगर सिर्फ आइसोलेट करके छोड़ देंगे तो उसका स्पीशीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं? उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, है ना? उसका, जिसको आप यूं कह सकते हैं, उसके पशुपालन का हम एक पूरा का पूरा जनरेशन का इंतजाम करते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करते हैं, राइट? तो रिप्रोडक्शन में ले जाते हैं, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में ले जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी होता है और डेवलप भी होता है, बहुत सारी चीजें ना डेवलपमेंट में के स्टेज से गुजरी है। आप लोग बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो उसमें ये सब चीजें बताई गई होंगी। खैर आगे चलेंगे। तो फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, अब इसको भी फर्दर दो हिस्सों में बांटा हमने, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव किसे बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल लेना। जेनेटिक किसे बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जिन स्पेसीज का हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मतलब वी आर पुटिंग द एफर्ट फॉर दैट। प्लांटिंग करेंगे तब ना पेड़ निकलेगा। वैसे तो शुक्र करो कि क्रिएटर ने एक इंतजाम कर रखा है, गिलहरी, गिलहरी देखे हो? उसकी एक खास बात है कि वो बहुत सारा बीज जो है ना कहाँ कहाँ छिपाती है और भूल जाती है, और उसका रिजल्ट है कि बहुत सारे पेड़ इंसान ने नहीं लगाए, खुद ब खुद निकल आते हैं ना। तो सोचो क्रिएटर ने ना प्लानिंग कर रखा है कि अगर ये इंसान जो है जितना पेड़ काटता है, अगर इस पे छोड़ देंगे तो प्लेनेट का सत्यानाश कर देगा। तो उसने छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स ऐसे बना रखे हैं जो इंतजाम में लगे हुए हैं, है ना? यानी ये प्लेनेट सिर्फ हम पे डिपेंडेंट नहीं है, मिलियंस ऑफ क्रिएचर्स आर देयर ऑन द प्लेनेट। और सब वेल, वेल जो इतना बड़ा फिश है, उसका कैपेसिटी, उसका फूड देखते हो कितना कितना है, कितना उसका भोजन होगा, और सब उसको कहाँ से मिल रहा है? वही ओशन से। कैसे मिल जा रहा है? सोचो, हमारे सोचने से बाहर ही ना है। अगर एक एक छोटी छोटी पॉइंट हम इमेजिन करते तो कहाँ पहुंच जाते। खैर, जेनेटिक इंडस्ट्री में ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है। तो एक हो गया नेचुरल रिसोर्सेज को ड्रैग आउट करने से रिलेटेड है, एक्सट्रैक्ट करने से रिलेटेड है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोल रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री से बोल रहे हैं वो इंडस्ट्रीज जो प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करने से रिलेटेड, उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। क्लियर है? आगे चलो, अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे आयरन ओर्स, है ना, डायमंड के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, क्वेरीज, जो खान होता है उससे उसको पिकअप किया जाता है, और उसके बाद फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा, वो क्या होगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। जहां पे प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मटेरियल्स आए हैं ना सोसाइटी में, उन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फिर उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया।
एग्रीकल्चर प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हम नेचर से उसको प्राप्त कर रहे हैं ना, वी आर प्लांटिंग द सीड्स एंड वी आर गेटिंग द फूड्स, है ना। उसको हम इस्तेमाल करके अब वही जो चीज प्रोड्यूस है, सपोज करो पोटैटो प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे लेज कंपनी, ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, क्योंकि पोटैटो का ये इस्तेमाल करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, चिप्स बनाएंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो वो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है उसका इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, सेकेंडरी गुड्स बनाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? आगे चलिए। तो प्राइमरी स्टेज में जो भी चीजें हमें मिली है उनसे कुछ और बनाया जा रहा है, यानी the goods, the resources that we have got from the primary industries, we are converting it into another products and that is done in manufacturing industry. Is that clear? अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे आ जाइए, सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आ रहा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल्स है उस रॉ मटेरियल्स के फॉर्म को चेंज करते हैं, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी पोटैटो का एग्जांपल दिया, उसका एक फॉर्म था, और द चिप्स क्या हो गया, फॉर्म बदला ना, रूप बदल गया। है तो वो पोटैटो ही है जो आप खा रहे हो, पोटैटो ही है, बट इट इज इन अ डिफरेंट फॉर्म। व्हाट हमने किया, क्या फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। हम कहेंगे वो इंडस्ट्रीज जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, यानी फॉर्म चेंज किया जाता है, यानी फॉर्म्स यूटिलिटीज क्रिएट किए जाते हैं। पेड़ एक फॉर्म में है, नेचुरल रिसोर्सेज है, कट किया, लकड़ी मिला, तो ये पेड़ को कट करके जो लकड़ी लिया गया ये प्राइमरी इंडस्ट्री से आया। अभी इस लकड़ी को ही फर्दर प्रोसेसिंग करके फर्नीचर बना रहे, सेकेंडरी इंडस्ट्री में गया, और सेकेंडरी का कौन सा सेक्टर आया, मैन्युफैक्चरिंग। इज दैट क्लियर? आगे चले। एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज है कि अगर कोई रॉ मटेरियल हमें मिला है, उस रॉ मटेरियल को सेगमेंटेशन कर देना अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे क्रूड ऑयल, तेल जो निकलता है ना जमीन से, वो क्रूड ऑयल कहलाता है। अब उसी को एक इंडस्ट्री में ले जा करके उसके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट किया जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, कोल tar एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही एक नेचुरल रिसोर्सेज से इतने सारे एनालिटिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नेचुरल रिसोर्सेज को सेपरेट किया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स में। सेम मटेरियल है, एक ही मटेरियल है, लेकिन उसको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, जैसा कि ऑयल रिफाइनरी में होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो हम कहेंगे ना, those industries which analyzes and separates different elements from same materials, same raw material से different elements का प्रोसेसिंग हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आप नोट पॉइंट लिखा दिया है, उसका अपना अपने हिसाब से उसको बना लेना, ठीक है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या है? व्हाट इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री? प्लास्टिक क्या है ये? जो हम प्लास्टिक हमारे साथ मिलता है क्या है, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके कुछ बना देते हैं, ये क्या हो गया, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, है ना। एक है नेचुरल रबर, एक है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर नेचर से भी मिलता है हमें रबर, और सिंथेटिक रबर मतलब उसको बनाया गया है ना। आज भी बहुत सारी चीजें नेचर से मिल रही है और फिर उसको सीख करके, यानी ह्यूमन का ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ गया, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ये हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड इट, व्हाट इज गोइंग इनसाइड इट, यानी वो माइनरली चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको समझ में आ जा रहा है ना, तोड़ तोड़ के देख ले रहा है एकदम बिल्कुल। एटम के लेवल तक गया था, अब उससे भी नीचे लेवल पे चले गया, अब क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे चले, उसको भी तोड़ दिया है, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते चलेंगे, जितना हमारा नॉलेज इंक्रीज करेगा, जितना हम रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएंगे, उतना हम चीजों को ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, एक क्वेश्चन वहीं पे रहेगा, खुद हो रहा है देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, ये वहीं पे रहेगा, ये कभी चेंज, और साइंटिस्ट भी वही होंगे, तो कोई बोलेंगे इधर और कोई बोलेंगे इधर, और कोई बोलेंगे हमको ये सब पढ़ना ही नहीं है, ये मेरा सवाल ही नहीं है,
ठीक है, खैर पर्पस नहीं पता है हमको, आगे चलेंगे हम लोग। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या कह रहा है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके कुछ नया बना लेते हैं। जैसे सीमेंट, कोई एक चीज नहीं बनता, बहुत सारी चीजों को मिक्सअप करके बनाया जाता है। फिर आ जाइए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना, इसमें कई सारे स्टेज से होकर गुजरता है और कुछ मिलता है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री में जो हमें शुगर और पेपर मिल रहा है ना, तो इसको बनाने के लिए कई स्टेज से गुजरना होता है। पहले एक प्रोसेस परफॉर्म होगा उस पर, फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस होगा, फिर फर्दर परफॉर्मेंस होगा, देन वो प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा। तो जब एक प्रोडक्ट के बनने में कई प्रोसेस से गुजरना पड़े तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आ जाइए असेंबलिंग इंडस्ट्री। कंप्यूटर अलग अलग कंपोनेंट बना हुआ है, अलग अलग इंडस्ट्री से बहुत सारे कंपोनेंट बन के आए, कहीं चिप बन रहा है, कहीं मदरबोर्ड बन रहा है, कहीं पे रैम बन रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको एक जगह पे ला करके कंबाइन करके कंप्यूटर बना लिया गया, असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, व्हिच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, एज इन द केस ऑफ टेलीविजन, कार, कंप्यूटर एटसेट्रा। ये होगा ना। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इंसान क्या कर रहा है, अपने रहने के लिए मकान बना रहा है, घर बना रहा है, अच्छे से ट्रैवल करने के लिए रोड्स बना रहा है, एक नदी से दूसरे, एक अगर बीच में नदी आ गई, यहाँ से वहां क्रॉस करना है तो पुल बना रहा है ना। अगर उसको बार बार उसको बाढ़ से प्रॉब्लम हो रहा है तो डैम्स बना रहा है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। So these industries are involved in the construction of building dam, bridges, roads, as well as tunnels and canals. Is that clear? And now the last point, tertiary industries. इसको बोलते हैं service sector. These are concerned with providing support services to primary and secondary services. Primary industries और secondary industries को जिन जिन चीजों का हेल्प चाहिए अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उन सारे एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे, सर्विस इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है, ये भी तो इंडस्ट्री है ना। तो इन लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए फंड चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, एक जगह से, एक सेक्टर से उन्हें फंड मिल रहा है, दैट सेक्टर इज वेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इज दैट क्लियर? तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जिसको आप आगे आगे क्लासेस में से ही आप पढ़ेंगे, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। क्या पढ़ेंगे, सर्विसेज को ही पढ़ेंगे आप, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। बेसिकली बोला जाता है कि बहुत सारे हर्डल को रिमूव किया जाता है। ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड का डेफिनेशन क्या है, इट रिमूव्स सेवरल हर्डल्स। जो ट्रेड में, एक्सचेंज में जो बहुत सारी रुकावटें है, जैसे वक्त का रुकावट है, आपके पास जो हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनियन, जितने भी वेजिटेबल्स में दो तरह का है, एक तो बहुत जल्दी शॉर्ट लाइफ होता है, और बहुत सारा ऐसा वेजिटेबल्स है जो कुछ समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्रोड्यूस तो कभी और हुआ ना, हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो पोटैटो हम अभी इस्तेमाल करें क्या अभी प्रोड्यूस हुआ होगा, नहीं, लेकिन अभी मिल रहा है। अच्छा, अभी इतने समय तक कैसे मिल पा रहा है, बिकॉज इट इज बीइंग स्टोर्ड, इसको स्टोर करके रखा जा रहा है। तो एक सर्विस मिला ना, एक फैसिलिटीज मिला ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो फैसिलिटीज चाहिए ना, उन फैसिलिटीज को हम एक अलग इंडस्ट्रीज की कैटेगरी देखें, उसका नाम क्या होगा, क्लियर है, जिसको मोटे मोटे तौर पे क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर, जिसको आप आगे पढ़ोगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, है ना। इसके बाद जाएगा ना, वो आएगा कॉमर्स, और कॉमर्स में दो हिस्सा है, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी जब कॉमर्स टर्म आए तो व्यापार, और व्यापार को सपोर्ट करने वाले सर्विसेज, इतनी चीजें हैं कॉमर्स। क्लियर? कोई दिक्कत?